आजकल तो मारामारी पड़ी हुई है। इसको भी चॉपर को रख दो ऐसे। लेक्चर नंबर 102 पेज नंबर 154। ये दोनों क्वेश्चंस हो गए थे। अच्छा, continuing from previous questions, Zainab Limited received an extension of its annual financial statements for previous year and has provided following details for this year. इन दिनों के गिनने में किससे गलती हुई थी? हल्की फुल्की एक आध डेट की, हाथ खड़ा करें। कोई गलती नहीं थी। कितने लोगों ने बिल्कुल सही गिने थे? माशाल्लाह। तो और क्वेश्चन 2 भी समझ आ गया था पूरा कि क्या क्या गलतियां हुई हैं? जल्दी बताए ना। उससे फीस लेके भेजने चाहिए या फीस लिए बगैर भेजने चाहिए? फीस लिए बगैर भेजने चाहिए। ये अपलोड कितने दिनों के अंदर होनी चाहिए? 30 दिनों में। 31 जुलाई के बाद 30 दिन कब पूरे हो रहे हैं? जुलाई, अगस्त, 30 अगस्त। तो ये तो 2 सितंबर को अपलोड किए हैं, ये तो गड़बड़ है। प्रिपेयर भी लेट किए हैं और अपलोड भी लेट किए हैं। डन। तो ये पता नहीं आप लोगों ने किया नहीं किया, आई डोंट नो। मतलब ये करना था। हाँ, लिमिटेड स्कोप रिव्यू मतलब लिमिटेड स्कोप रिव्यू का टाइम पीरियड नहीं है। मतलब लिमिटेड स्कोप रिव्यू 60 दिन के अंदर से पहले हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पढ़ूं। सेकेंड क्वार्टर है 30 अप्रैल 25। 30 अप्रैल 25 के बाद 60 दिन कब पूरे होने हैं? मई के 31 और जून के 29 जून तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड करनी है। इज इट सो? अब पढ़ते हैं। प्रिपेयर्ड ऑन 28 जून, क्यूमुलेटिव फिगर्स अल्लाह का शुक्र है इंक्लूडेड 6 महीने की भी। लिमिटेड स्कोप रिव्यू साइंड ऑन 10 जुलाई। भाई लिमिटेड रिव्यू 10 जुलाई को साइन हुआ तो अपलोड तो उससे भी ज्यादा लेट जाके होंगी। असल तो अपलोड होने की तारीख है कि 60 दिनों में करनी है। इधर तो लेट हो गया सब कुछ। अच्छा, ओके, तशरीफ ले आए इधर। पेज नंबर 167, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में ड्यू का क्या मतलब होगा? पेज नंबर 167। नॉन करंट लायबिलिटीज में ड्यू का क्या मतलब होगा? पेएबल या रिसीवेबल? पेएबल। Amounts payable to associated companies and related parties shall be disclosed separately. तो लिखें, जो लोन जानने वालों से लिए हैं, एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टीज लिखें क्या होती हैं? एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टीज, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट। जो लोन जानने वालों से लिए हैं उनको डिस्क्लोज करें अलग। जो लोन जानने वालों से लिए हैं उनको अलग डिस्क्लोज करें। किसी भी किस्म की सुस्ती किसी भी टॉपिक के अंदर बड़ी भयानक हो सकती है। ये तो कहा जा सकता है कि IAS 12 का सवाल सॉल्व करें, आपको एक दो एडजस्टमेंट समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं। लीज का सवाल करें, एक आधी एडजस्टमेंट समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं। किसी भी टॉपिक में एक आधी एडजस्टमेंट समझ नहीं आई, बिल्कुल कोई मसला नहीं। कोई टॉपिक के अंदर कोई सब टॉपिक छोड़ जाना, ये सीधे सीधे 10-15 नंबर अपने जाया करने वाली बात है। यानी फाइनल अकाउंट में कोई ये डिस्क्लोजर छोड़ के बाकी सारे अच्छे तरीके से कर लिए, रट्टे मार लिए, उनकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये डिस्क्लोजर छोड़ के वही आगे 8 नंबर का सवाल, वो सीधे सीधे नंबर गए। तो ये बहुत रिस्की अप्रोच होती है कि कोई भी टॉपिक छोड़ देना।
टॉपिक्स सारे कवर करने हैं, किसी टॉपिक में एक का दुक्का बच्चे सारी एफर्ट लगा रहे होते हैं, IAS 12 में ये एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही, मैसेज करें, फोन करें, इसको ये करें, ये पॉइंट बता दो, ये पॉइंट, और भाई पहले सिलेबस से पूरा कर ले, सिलेबस पूरा कर नहीं रहे और जो है वो एडजस्टमेंट्स की टेंशन पड़ी हुई है। एडजस्टमेंट की टेंशन वाले परेशान ही रहते हैं पूरी जिंदगी। पॉइंट नंबर 6, तो अप्रोच जरा अपनी सही करें। नॉन, हर सब्जेक्ट में मेरे ख्याल से इसी तरह है, नॉन करंट लायबिलिटीज, तो अमाउंट पेएबल टू, और जिसने पूरा सिलेबस कवर किया होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो ही जाता है। अमाउंट पेएबल टू एसोसिएटेड कंपनीज एंड रिलेटेड पार्टीज शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, इनको आपने डिस्क्लोज करना है सेपरेटली। अच्छा, ये वाले लोन शायद हम कंसोलिडेशन में कैंसिल कर रहे होते थे, याद होगा आपको, कंसोलिडेशन में ये लोन शायद हम कैंसिल कर रहे होते थे कि जानने वालों के लोन कैंसिल कर दें। एसोसिएट्स के तो नहीं करते थे, सब्सिडरी और पेरेंट के तो आपस में करते थे ना, तो ये लोन शायद कंसोलिडेशन में कैंसिल कर रहे होते थे, लेकिन यहां पे आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करने हैं। ओके, द 5th शेड्यूल स्टेट्स अमाउंट्स पेएबल टू एसोसिएटेड कंपनीज शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, यानी रिलेटेड पार्टीज के शो नहीं करने, एसोसिएटेड कंपनीज के शो करने हैं। ये इंशाल्लाह आपको नहीं आएगा, मतलब ये लाइन आपको पता होनी चाहिए कि एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टीज कुछ और होती हैं। असल में एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टीज की अलग अलग डेफिनेशन है कंपनी लॉ में, वो डेफिनेशन हमने करनी नहीं। जब वो करनी नहीं तो हमें एसोसिएटेड कंपनी और रिलेटेड पार्टी में फर्क पता चलना नहीं, तो वो फर्क हमने पता चलाना भी नहीं। लेकिन MCQ के एतबार से एक बात याद रखें कि जनरल रूल है कि एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टीज के लोन लिए हुए हैं उनसे हमने उनको अलग अलग दिखाएं, लेकिन 5th शेड्यूल कहता है जो अमाउंट पेएबल है एसोसिएटेड कंपनी की सिर्फ उसको अलग दिखाएं, अगर रिलेटेड पार्टी से ली हुए तो अलग ना दिखाएं। तो इस लाइन का मतलब लिखें येलो वाली का कि 5th शेड्यूल कहता है रिलेटेड पार्टी का अलग डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, आम लोन में भी मर्ज हो जाए। इस लाइन का मतलब लिखें 5th शेड्यूल कहता है रिलेटेड पार्टी की जरूरत नहीं है। फिफ्थ शेड्यूल कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, रिलेटेड पार्टी की जरूरत नहीं है। असल में आप लोग ये घर में जाके जब पढ़ेंगे ना तो आपको लग रहा होगा दोनों लाइनें मतलब क्या, मतलब ऊपर कह रहे हैं 2, नीचे कह रहे हैं नहीं, ये कह रहे हैं कि एसोसिएटेड कंपनी का सिर्फ 2 और रिलेटेड पार्टी का ना 2 डिस्क्लोजर। नो, व्हाट इज 4th शेड्यूल एंड व्हाट इज 5th शेड्यूल, इसको हम देखते हैं। हालांकि ऑलरेडी हमने इसको देख लिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी आज इसको जो है वो दोबारा देखते हैं कि व्हाट इज 4th शेड्यूल एंड व्हाट इज 5th शेड्यूल। एक डायग्राम है आज के नोट्स के अंदर अटैच होगी। हमने जो 3rd शेड्यूल की आपको समरी दी थी उसको थोड़ा सा चेंज किया है। आज के नोट्स में ये भी अटैच होगा कि IAS 21 हमने किस किस लेक्चर में पढ़ा है, और ये भी अटैच होगा कि IFRS 16 किस किस लेक्चर में पढ़ा है, और ये भी अटैच होगा IAS 12 किस किस लेक्चर में पढ़ा है। मतलब अगर किसी ने IFRS 9 को यानी कि IFRS 16 करने बैठा तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31 और 32वें लेक्चर के अंदर ये लीज हमारा हुआ है, और IAS 38 में लेक्चर 83, 91 और 92 के अंदर भी डिस्कशन हुई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मतलब अगर आप IAS 38 लेके बैठें तो ये नहीं कि आपने लेक्चर 4 से लेकर 10 तक कवर कर लिया तो काफ़ी है। 32, 64, 83, 91, 92 में भी कुछ ना कुछ हमने डिस्कशन की है एज अ रिवीजन के तौर पे। उससे जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जारी बात है यहाँ बेसिक लेवल की चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, यहाँ कोई हाई लेवल की या रिवीजन की डिस्कशन हुई होगी, ये आपके सामने आ जाए। होप यू गॉट इट। अच्छा, क्या ये लेक्चर नोट्स तो इकट्ठे PDF में आपको भेज देंगे आज। मतलब लेक्चर नोट्स तो कई दफ़ा वैसे भी आ चुके हैं PDF में, इकट्ठे भेज देंगे साथ। अच्छा, 3rd शेड्यूल को हम रिवाइज कर लेते हैं। 3rd शेड्यूल वैसे आपको ज़बानी याद है, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं वो वाला सफ़ा भी खोल देता हूँ जिस सफ़े के ऊपर ये 3rd शेड्यूल हमने पढ़ा था, वो बिल्कुल ये वाला पेज था, ये वाला पेज, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, लेकिन उसको हमने ज़रा डिफरेंट तरीके से यहाँ करके लिख दिए ताकि जो है वो एक फाइनल समरी बन जाए। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, पब्लिक इंटरेस्ट
कंपनीज, अगर लिस्टेड कंपनी है तो इसमें क्या लगाना है, फोर्थ शेड्यूल और IFRS। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड, लेकिन उसमें हम सारी डिटेल नहीं दे सके, उसमें हमने नाम लिखे इंश्योरेंस ये एज ऑन पेज 189। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज अनलिस्टेड है तो इन्होंने क्या लगाना है, फिफ्थ शेड्यूल और, अब आपको पता चल रहा है वो जो बार बार लिखा हुआ है फिफ्थ शेड्यूल वालियों ने ये डिस्क्लोज नहीं करना, फोर्थ वाली ने ये करना है, वो सारी बातें जो बार बार आ रही हैं बीच में, उनका मकसद ये है। फिर उसके बाद अगर एक पब्लिक कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड, अगर 200 मिलियन कैपिटल, 800 मिलियन सेल और 750 एम्प्लॉइज, ये तीनों फिगर्स में से कोई एक भी ज्यादा है तो ये क्या बन गई, लार्ज साइज, और क्या लगाएगी, फिफ्थ शेड्यूल। और प्राइवेट भी अगर लार्ज बन गई तो, फॉरेन भी अगर लार्ज बन गई तो, एनपीओ भी अगर लार्ज बन गई तो फिफ्थ शेड्यूल प्लस तीसरी चीज छोड़ें, ये तो एक अजीब सी चीज थी ना फिर बीच में। और उसके बाद मीडियम साइज कंपनीज ने क्या लगाना है, फिफ्थ शेड्यूल प्लस, ये इन्होंने कब लगाना है, फिफ्थ शेड्यूल प्लस IFRS, ये तीनों के तीनों नीचे हों, और इन तीनों में से एक भी निकल गई ऊपर तो ये MCQs किए थे इसके, ओके। और मीडियम साइज ने क्या लगाना है, फिफ्थ शेड्यूल प्लस IFRS, और इधर भी मीडियम शेड्यूल ने क्या लगाना है, फिफ्थ शेड्यूल प्लस IFRS, और इधर भी मीडियम ने क्या लगाना है, फिफ्थ शेड्यूल प्लस IFRS, कौन सा, फॉर, मतलब अब साथ साथ हमने लिख दिया, वो जो नीचे जाके बार बार पढ़ना था वो वाला मसला खत्म हो गया। गॉट इट, समझ आ गई बात। दो चीजें एक्स्ट्रा डालें, क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर, और इधर भी एक्स्ट्रा डालें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर, ये दोनों कवर हो गए। अगली बात, यहां हमने जरा ज्यादा डिटेल से लिखा है इसलिए इसी सफे को फॉलो कीजिएगा। 200 मिलियन, अभी ना पर तो समझ लें, 200 मिलियन एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू इंक्लूडिंग अदर इनकम, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू इंक्लूडिंग अदर इनकम। व्हाट इज रेवेन्यू, डोनेशन, सब्सिडीज, ग्रांट्स, इनकम्स, ये नॉन प्रॉफिट इदारे के रेवेन्यू होते हैं। इसके अलावा अगर नॉन प्रॉफिट इदारे के कोई अदर इनकम है, फिक्स एसेट बेचे, ये बेचे, वो सारा डाल के किससे क्रॉस कर जाए, लेकिन उन लोगों के लिए सेल है, सिर्फ उन लोगों के लिए अदर इनकम नहीं डालनी, सेल सेल सेल, उन लोगों के लिए लिमिट्स किसकी हैं। और सेल क्या होता है, सफे के एंड पे हमने लिखा है सेल मींस टर्नओवर, और 6 रूल अलग थे, ये खत्म हो गए मेरे ख्याल से, अब ज्यादा बेहतर समरी बन गई, सारा इसमें कवर हो गया। अब याद करना आसान, फिफ्थ शेड्यूल IFRS, फिफ्थ शेड्यूल IFRS, फिफ्थ शेड्यूल IFRS, फिफ्थ शेड्यूल IFRS प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO, फिफ्थ शेड्यूल IFRS फॉर SME, IFRS फॉर SME, IFRS फॉर SME, IFRS फॉर SME प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO। तो पीछे सिर्फ क्या रहेगी, स्मॉल साइज कंपनी। तो स्मॉल साइज कंपनी के लिए क्या रूल है, स्मॉल साइज कंपनी के लिए रूल है फिफ्थ शेड्यूल प्लस रिवाइज्ड AFRS, डन, ओके। 6 रूल थे अलग नीचे लिखे हुए। क्लासिफिकेशन शैल बी बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन चेंज हो सकती है जब आप 2 साल उसका, एम्प्लॉइज से क्या मुराद है, मंथली बेस के ऊपर जो निकलते हैं वो। सब्सिडरी कंपनीज ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल फॉलो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोर्थ शेड्यूल। और 2 बातें और थी, कौन सा पेज ढूंढ रहे हो मुझे बताओ। और मीडियम साइज्ड कंपनीज, अभी मैं नोट्स अपलोड करते हुए डालूंगा, जो कि NPO है, मीडियम साइज कंपनी जो कि NPO है, मे ऑप्ट फॉर, स्मॉल साइज्ड कंपनी मे ऑप्ट फॉर IFRS नोटिफाइड बाय SECP और IFRS फॉर, किताब में लिखा हुआ था विच आर अदरवाइज, जिन्होंने ये करना था, लेकिन वो फिक्रा उड़ा दी है। सादा सी बात है, ये वाला रूल किसके लिए है, किसके लिए बोलें, स्मॉल साइज के लिए। और ये 5वें वाला रूल किसके लिए है, 5वें वाला रूल है इसके लिए, ऐसा ही है, समझ आ गई बात। तो कोशिश करेंगे हम कोई एरो भी ड्रॉ कर दें ताकि आपको पता चल जाए 5वें और छठे वाला रूल किसके लिए है, समझ आ गई बात, क्लियर, ओके। अब मैं ये कह रहा हूं कि मिसाल के तौर पे सारी लार्ज साइज और मीडियम साइज कंपनीज और स्मॉल साइज कंपनी पे लगता है फिफ्थ शेड्यूल, सारी लार्ज साइज, मीडियम साइज, स्मॉल, क्योंकि लिस्टेड कंपनी तो लार्ज और मीडियम हो ही नहीं सकती, लिस्टेड कंपनी में कैसे तस्वुर ही नहीं है। तो सारी लार्ज, मीडियम, स्मॉल ने क्या लगाना है, फिफ्थ शेड्यूल।
और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज जो कि अनलिस्टेड हैं लेकिन ये नाम है उनके दिए हुए पेज 189 पे, इन्होंने भी क्या लगाना है, फिफ्थ शेड्यूल। आज आके फोर्थ शेड्यूल लगाना किस पे है, किसने है, पब्लिक। चलें, ये हमारी रिवीजन होगी। तो ये जो जगह जगह लिखा होता है ना फिफ्थ शेड्यूल वाले ये ना करें, तो उनको छूट दी जा रही है। उनको क्या दी जा रही है, यानी फोर्थ शेड्यूल वाले ये भी अलग दिखाएं, ये भी अलग दिखाएं, लेकिन फिफ्थ शेड्यूल वाले बेशक रिलेटेड पार्टीज को अलग ना दिखाएं। ओके, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हमने क्या डिस्क्लोज करना है, आपके जहन में करंट लायबिलिटीज में आ रहा होगा क्रेडिटर्स, टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, ये चीजें आ रही होंगी। कहते हैं नहीं, कहते हैं मेरी डिस्कशन सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है लोन्स तक। मेरी डिस्कशन सिर्फ किस तक रिस्ट्रिक्टेड है, लोन्स तक। नॉन करंट या सॉरी वो लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन, करंट लायबिलिटीज में कौन से लोन आएंगे, शॉर्ट टर्म लोन। लोन्स में क्या क्या अलग करके दिखाना है, ये लोन लिया हुआ है या दिया हुआ है, पहले लिख लें। शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, क्योंकि कौन सी चीजें चल रही हैं, लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, पढ़ लें, समझ आ रहा है आपको। कितना लोन बैंक से लिया हुआ है, कितना लोन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं ना मेरे ख्याल से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इस किस्म के। अदर देन रिलेटेड पार्टी का शो नहीं करना, वो नीचे वो अलग, वो मतलब ये नहीं कि शो नहीं करना, वो करना है लोन्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज इंक्लूडिंग स्पॉन्सर, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था। डायरेक्टर को कल लोन दिया हुआ था, आज उससे लिया हुआ है, अलोंग विद द पर्पस एंड यूटिलाई। पर्पस भी बताने, डायरेक्टर से लोन लिया क्यों है, स्पॉन्सर से लोन लिया क्यों है, जानने वाले से लोन लिया क्यों है, पर्पस बताने, और नेक्स्ट उसकी यूटी कि पर्पस क्या था और बाद में यूज पता चला पर्पस कोई और था और यूज कहीं और कर लिया, ये तो फिर गड़बड़ कर दी आपने। और आखिरी चीज क्या बतानी है कि सिक्योरिटी उन्होंने दी होगी या हमने दी होगी, हमने दी होगी। लोन्स एंड शैल बी सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योरिटी मतलब कि उसने कोई सिक्योरिटी मांगी हुई, अनसिक्योर्ड मींस कि उसने कोई सिक्योरिटी मांगी हुई, हमारे पे एतमाद किया। अब कैमरा इधर लाओ, आप बता दें जो हमारी आज डिस्कशन चल रही है वो किसकी चल रही है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में कौन कौन सी, नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज में बताएं क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़े कोई जो आज मैंने पढ़ाया। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या लिखा हुआ है, हाँ जी, बस इंग्लिश का फिक्रा आप पढ़ दो। ओहो, इससे ऊपर फिक्रा, अमाउंट पेएबल टू एसोसिएटेड कंपनी एंड, सबर करें ना, पहले समझें, रिलेटेड पार्टी शैल बी इसको आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। अच्छा ठीक है, शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अच्छा, फिफ्थ शेड्यूल ओनली किसको शो करने, ओनली एसोसिएटेड को। ओवर। अब क्या, एक मिनट सबर, अब कौन सी लायबिलिटीज शुरू होने लगी हैं हमारी, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में उसने क्या लिखा है, लोन्स। पॉइंट नंबर 3 बोले ना, 4 और 5, 3, 4 और 5 में उसने क्या हेडिंग दी है, लोन। अब लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स,
लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अदर देन रिलेटेड पार्टी का लफ्ज सीधा लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, लोन फ्रॉम बैंक। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज में सेपरेट लाइंस आए, सेपरेट लाइंस, ये लफ्ज ऊपर लिखा हुआ है, सेपरेट लाइन आइटम्स, बताइए ना, वो जल्दी को इंटरेस्ट लिया करें ना। और क्या शो करना है आपने, इंस्टीट्यूट्स, लोन फ्रॉम, नहीं नहीं, 3 लोग है ना, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी, स्पॉन्सर डायरेक्टर्स भी असल में रिलेटेड पार्टी होते हैं, इसलिए इंक्लूडिंग करके, इंक्लूडिंग क्या, इनसे लोन लिया हुआ है, इनको दिया हुआ है, इंक्लूडिंग स्पॉन्सर्स और डायरेक्टर्स। इसमें एक और भी चीज शो करनी है, इसमें आपने शो करना है इनका पर्पस एंड यूज, किसको आपने यूज कहां किया, लिया क्यों और यूज कहां किया। तो रिलेटेड पार्टीज में आपने पर्पस और यूज भी क्या करने हैं, डिस्क्लोज करने हैं, और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड अलग अलग बताना है, इनका भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अलग, इनका भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अलग। अब एक मिनट रुक जाएं सारे, अगर हम लायबल फील कर रहे हैं क्योंकि हमने एसोसिएटेड कंपनी और रिलेटेड पार्टी से लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, तो इन लोन्स को अलग अलग लाइनों में शो करें कि किस किस एसोसिएट से कितना कितना लोन लिया हुआ है। फिफ्थ शेड्यूल कहते हैं सिर्फ एसोसिएटेड का शो कर दें, रिलेटेड पार्टी का शो ना करें। और अगर हमने बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या रिलेटेड पार्टीज जैसे कि स्पॉन्सर डायरेक्टर से थोड़े अरसे के लिए लोन लिया हुआ है, तो इनके लोन का पर्पस और यूज भी शो करने, इनका नहीं लिखा हुआ, और साथ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड भी शो करने। ओके, सब एक दफा पूरा बन लेने दें। पेएबल टू प्रोविडेंट फंड, पेएबल टू प्रोविडेंट फंड, ये टू ना हम जरा फ्रॉम के मानी में लेंगे। अच्छा, पेएबल टू प्रोविडेंट फंड, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड और एनी अदर कॉन्ट्रीब्यूटरी रिटर्न, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, कॉन्ट्रीब्यूटरी पता है क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है यानी आपने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन किया, थोड़ी सी एम्प्लॉयर डालता था, थोड़े से एम्प्लॉय डालता था, और एनी अदर रिटायरमेंट फंड, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटरी अदर रिटायरमेंट फंड, डिपॉजिट्स, एक्रूड लायबिलिटीज एंड एडवांसेस, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स, कैश डेबिट, डिपॉजिट क्रेडिट, और क्या है, एक्रूड लायबिलिटीज, एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, ये क्या बन गई, एक्रूड लायबिलिटी। और क्या है, एडवांसेस, इधर तो वो वाला एडवांस होगा ना, पेड वाला तो नहीं होगा, कैश डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये जनरल एंट्री, अनअर्न्ड कैश डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो ये डिस्क्लोजर किसके हो गए, बोले लायबिलिटीज के, और यानी करंट लायबिलिटीज के और नॉन करंट लायबिलिटीज। इन सारी चीजों को करंट लायबिलिटीज में कैसे शो कर रहे हैं, सेपरेट लाइन आइटम्स।
ओके अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिए हुए हैं एसोसिएटेड कंपनी से और रिलेटेड पार्टी से, उनको अलग अलग शो करें, लेकिन फिफ्थ शेड्यूल कहता है सिर्फ एसोसिएटेड कंपनीज वाले शो करें। अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज में आ रहा है प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और रिटायरमेंट फंड, आमतौर पे ना वैसे ये नॉन करंट में आ रहे होते हैं, अब कंपनी लॉ ने करंट में डाल दिए हैं तो इसलिए डिस्क्लोजर की हद तक इधर ही है, लेकिन बैलेंस शीट में आमतौर पे हम इसको ग्रेचुटी वगैरह पेएबल को नॉन करंट के अंदर ही शो करते हैं। ठीक है, कंपनी लॉ ने बस करंट में डाल दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद डिपॉजिट, किसी से आपने कोई डिपॉजिट पकड़ा हुआ है, एक तो ना हम कहीं जाके पैसे डिपॉजिट करते हैं, आपने किसी से कोई पैसे डिपॉजिट के तौर पे पकड़े हुए हैं, तो मतलब आपने किसी को कहा यार तुम पैसे थोड़े डिपॉजिट करा दो, अक्सर मेरे पास आते रहते हो, चीजें खरीदते रहते हो, पता नहीं तुम पैसे मेरे लेके भाग जाओ, चीजें लेके भाग जाओ, तो आपने उससे वैसे ही कोई पैसे पकड़े हुए हैं, कैश डिपॉजिट, डेबिट डिपॉजिट, पेएबल क्रेडिट लिख लें, यानी ये डिपॉजिट उसे वापस करना है ना, तो ये तो एक पेएबल है। तो वैसे ही किसी से सिक्योरिटी डिपॉजिट पकड़ा हुआ है आपने, कोई ग्राहक था आपकी दुकान पे बार बार आता रहता है, आप कहते हैं यार मुझे कुछ लाख रुपए रखवा दो, क्योंकि तुम कभी 2 लाख की चीज कभी 3 लाख की लेके भागो, मेरे पास तो कुछ पड़ा हो। एक्रूड लायबिलिटीज तो बिजली के बिल, रेंट पेएबल वगैरह, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट्स, और इन लोन्स की तो बात होगी है। तो ये सारी चीजें नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज के अंदर नजर आनी चाहिए। अब इनके लिए आप ओपन कर लें पेज नंबर हमारा 189 सॉरी वो कहाँ पे एंड पे जो सवाल होते हैं, ये पेज नंबर 202। ओके, इलुस्ट्रेटिव गाइडेंस ऑन लायबिलिटीज डिस्क्लोजर, ये जो लायबिलिटीज के डिस्क्लोजर हैं ये हमने किताब पे किस सफे पे पढ़े हैं, किताब पे किस सफे पे पढ़े हैं, पेज नंबर 167। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म लोन। करंट लायबिलिटीज में वो जो चीजें डिस्क्लोजर में देखी हैं वो तो आपको शायद यहां नजर नहीं आ रही, लेकिन वो मैं दिखाता हूं कि उनको आपने छोटा छोटा करके कहां डालना है। फिलहाल किसी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप देखें तो करंट लायबिलिटीज उनकी किस तरह नजर आ रही होंगी, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, unclaimed dividend, unpaid dividend, trade and other payables, security deposits and markup accrued, provision for taxation, यानी वो जो कैश फ्लो में आता था इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल और ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, असल में हमारे बिजनेस के मेन पेएबल्स ये हैं, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल और ट्रेड एंड अदर पेएबल। बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल देख लेते हैं, बाकी शॉर्ट टर्म लोन्स भी होते हैं। तो इस तरह सारे, लेकिन ये गाइडेंस हमें तो वहां नहीं मिली जहां से मैं आपको पढ़ा के लाया हूं, वहां से तो ये गाइडेंस नहीं मिली। अब वो चीजें लोग कहां डालते हैं ये सुनना शुरू करें।
ये जो सबसे पहले अमाउंट पेएबल टू एसोसिएटेड और रिलेटेड पार्टीज, ये डला होगा नोट 10 में। ऊपर हेडिंग देखे ना, नॉन करंट लाया लॉन्ग टर्म लोन। नोट 10 में मैं वो एक्सपेक्ट करूं, वो जो उधर है। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन जो नोट 11 है, उसमें मैं ये एक्सपेक्ट करूं। समझ आ गई? उसके बाद ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में फिर हम बाकी सारा डाल देते होते हैं। ये जो सारा सूरा पड़ा हुआ है, ये ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में चला जाता है। तो ये कहां नजर आ रहा होगा मुझे? नॉन करंट लायबिलिटीज में। ये कहां नजर आ रहा होगा? करंट लायबिलिटीज में जो शॉर्ट टर्म लोन है। और ये सारा कहां नजर आ रहा होगा? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में। तो इन चीजों को अब यहां जाके ढूंढना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नॉन करंट लायबिलिटीज का लफ्ज उधर पढ़ें और इधर पढ़ें। नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन, नोट नंबर 10, लोन फ्रॉम HBL एंड लोन फ्रॉम जानने वाला। मतलब HBL का तो आपने इसलिए शो कर दिया ना, इसने तो नहीं कहा था कि बैंक का लोन अलग शो करें। शॉर्ट टर्म में तो उसने कहा बैंक का लोन अलग शो करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी लोग बैंक का लोन तो अलग शो कर देते हैं। वो अलग शो करेंगे तो एसोसिएट का अलग नजर आएगा ना, तो इसलिए बैंक का लोन हमने अलग शो कर दिया, लेकिन असल डिस्क्लोजर क्या हमने की है? तो जी इसका डिस्क्लोजर बनवा दें। ये बनवा दिया, ये बन गया इसका डिस्क्लोजर। ये लॉन्ग टर्म लोन है। अब ये जो है हमारा डिस्क्लोजर, ये बेसिकली सवाल अब ये है कि ये किस चीज को कवर कर रहा है। हमने जो पढ़ा था वो यहां पर, तो ये किस चीज को कवर कर रहा है? ये हमारा कवर कर रहा है पेज नंबर 167 पर पॉइंट सिक्स को कवर करे या 7 का 1 कवर कर रहा है? 0.6, पेज नंबर 167। तो पेज 167 पर हमने पढ़ा था 0.6। वो क्या कहता था? लोन फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनीज शुड बी शोन एज अ सेपरेट लाइन इन लॉन्ग टर्म लोन्स। वेरी इजी, आगे चलें। अब शॉर्ट टर्म लोन का है नोट 11, ये कहां नजर आ रहा है? करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लोन, करंट लायबिलिटीज में कौन से लोन? फ्रॉम MCB, फ्रॉम सब्सिडरी एंड फ्रॉम डायरेक्टर। फ्रॉम MCB, फ्रॉम सब्सिडरी और फ्रॉम डायरेक्टर। सब्सिडरी भी रिलेटेड पार्टी होगी, डायरेक्टर भी, जानने वाले। और द लोन इज ऑब्टेन फॉर बाइंग न्यू सेल्स सेंटर इन लाहौर। डायरेक्टर से लोन क्यों लिया है? कि नया सेल्स सेंटर हमने लाहौर के अंदर लेना है। ये पर्पस हो गया और यूज भी यही हो गया। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हमने साथ लिख दिया। तो अब ये जो आपको लफ्ज नजर आता लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज, ये था 7 का 3। ये क्या था? 7 का 3। पेज नंबर 167 पर 0.7 का 3। लोन फ्रॉम सब्सिडरी अनसिक्योर्ड, लोन फ्रॉम सब्सिडरी अनसिक्योर्ड, ये है 0.4। बल्कि डायरेक्टर वाला भी पेज 167 का 0.7 का बोले, पहले समझे ना, 4। और इसके बाद पेज 167 0.7 का 4 along with the purpose and utilization। और ये जो सारा है ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ये 0.7 का 5, 0.7 का 5। किसको अलग अलग करके दिखाओ किस किस के अंदर? थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना, बोले ना, सिक्योर्ड। और इतने आसान डिस्क्लोजर्स होते हैं, सिर्फ 1-2 दफा इधर क्लास में ही देख जाने होते हैं, याद हो जाते हैं। मतलब फोकस कर लें तो कोई मसला ही नहीं। अब पीछे क्या बच गया? पीछे बच गया प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और अदर रिटायरमेंट फंड से पेमेंट्स बच गई। और बच गया एक्रूड लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स और एड
एडवांसेस, पीछे ये चीजें बच गई। ये चीजें शायद हमें कहां नजर आए, बोले ट्रेड एंड अदर पेबल्स में। अब आप आएंगे ट्रेड एंड अदर पेबल्स में। ट्रेड क्रेडिटर्स में रिलेटेड पार्टी और अदर्स हमने कहीं कवर नहीं किया, ये वैसे ही कुछ लोग शो कर देते होते हैं। वैसे ट्रेड क्रेडिटर्स में तो उसने नहीं कहा हुआ कि अलग से शो करें, लेकिन पेएबल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, जब रिटायरमेंट होगी तो पेएबल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। ये पेएबल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड हो गया 7 का 1। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, ये हो गया 7 का 2। और फिर हो गया एक्रूड लायबिलिटीज, ये हो गया 7 का 2। तो अब बता दें कौन कौन सी चीज कहां कहां जाकर मर्ज हुई, कौन कौन सी चीज कहां कहां जाकर मर्ज हुई। ये तीनों कहां नजर आए हमें, पहले मेन हेड बताएं, ये तीनों हमें कहां नजर आए। करंट लायबिलिटीज में बैलेंस शीट के फेस पे क्या लफ्ज लिखा हुआ था, शॉर्ट टर्म, और नोट में जाके हमने इन तीनों को शो किया। ये सारे हमें कहां नजर आए, एक्सेलेंट, करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में कहां, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। और ये सारे हमें कहां नजर आए, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसको देख लें बस। तो बोलें ये करंट लायबिलिटीज में हमें कहां नजर आए हैं, शॉर्ट टर्म लोन में। और ये सारे कहां नजर आए हैं, ट्रेड एंड, अलग अलग लाइनें, अलग अलग लाइनें, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। ये बैलेंस शीट के फेस पे नजर नहीं आए, और ये तो हमें नॉन करंट लायबिलिटीज में नजर आया ना, ये तो हमें नॉन करंट लायबिलिटीज में नजर आए। करंट, एक मिनट इधर देखें, करंट लायबिलिटीज बनाते हुए बैलेंस शीट के फेस पे क्या लाइन आएगी, नोट में ये आएगा। करंट लायबिलिटीज बनाते हुए बैलेंस शीट के फेस पे क्या लाइन आएगी, और नोट में ये सारे आएंगे, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। ये लाइट्स वगैरह ऑफ कर दो ना दूसरे में। चलें जी आगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल। भाई वो जल्दी भेजो ना, इंडस्ट्रियल यूनिट्स वाली, वो तो अभी करानी है मैंने। उस्मान को कहो, सॉरी उस्मान को भेजना था। सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल में पहले आप मुझे याद करवाएं, ये पेज कौन सा है, 168। सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल में सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल। अच्छा, पहले आप बताएं ट्रांजैक्शन क्या हुई, फिर आप उसकी जर्नल एंट्री बताएं, होंडा obtained security deposit from dealers। पर्पस बताएं, पर्पस बताएं, so that dealers do not, बोलें बोलें, do not run away, ताकि डीलर्स भाग ना सके। आपने कहा, होंडा को जाके कहा मुझे डीलरशिप दें, तो उसने कहा मैं आपको डीलरशिप देती हूँ, आपको 25 गाड़ियां आपकी दुकान, डीलरशिप दुकान पे रखवा देती हूँ। अब वो 25 गाड़ियां आप लेके भाग सकते हैं, तो होंडा को इसके लिए क्या चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट। पहले भाई समझो बात को, जर्नल एंट्री क्या होगी होंडा की बुक्स में,
होंडा की बुक्स में कैश डेबिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल, क्रेडिट। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल है, ये क्या एक खुशी है या अमानत है? और ये कभी ना कभी आपको क्या करनी है? वापस करनी है। ये कभी ना कभी आपको क्या करनी है? वापस। नोट करें। तो फिर अमानत के थोड़े बहुत क्या देने पड़ेंगे? डिस्क्लोजर। आया हुआ आज अमानत? अमानत के डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। ये किताब दिखाएं। अमानत के डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। ओके। $50 million। लिखें। अमाउंट रिसीव्ड कितनी है? 50 मिलियन। डिस्क्लोजर में जरा पहली लाइन पढ़ें, क्या है? बाइफरकेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी। बाइफरकेट करना है इसको। अच्छा, आगे पढ़ें। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज छोड़ें, आगे पढ़ें। इनटू अमाउंट्स, इनटू अमाउंट्स used for business, used for our business and others का मतलब क्या? यानी कि प्योरली kept as अमानत, प्योरली kept as अमानत। others in separate account, in separate बैंक अकाउंट। इसको सेपरेट बैंक अकाउंट में फिर जमा करवा दें। अच्छा, इसमें से हमने 30 मिलियन की अमाउंट अपने बिजनेस में यूज कर ली और 20 मिलियन की अमाउंट जो है वो हमने रखवा दी बैंक में। मतलब ये तो बहुत रिस्की काम हो गया। अब डिस्क्लोज करें आप, एक मिनट पहले बात सुने। आप डिस्क्लोज करें कि तुमसे जो 50 मिलियन मैंने अमानत लिया हुआ था, वो अमानत मैंने, आप लोगों ने तो टैक्स भी पढ़ा हुआ है, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी के में आता था नॉन एडजस्टेबल एडवांस, एक इनकम ऑफ प्रॉपर्टी के चैप्टर में। वो आप मालिक मकान किराएदार से लेता था और लेने के बाद जब वो किराए पे छोड़ के वापस जा रहा होता था तो वापस कर देता था। तो ये अमाउंट भी आज ली है और डीलरशिप के कैंसिल होने पे वापस करनी है। लेकिन हमने तो बहुत ब्लंडर मार दिया, हमने उस अमाउंट को कहां यूज कर लिया? अपने बिजनेस में यूज कर लिया। तो ये अब आप डिस्क्लोज करें यूजर्स को कि लोगों की अमानतों में से 30 मिलियन हमने अपने बिजनेस में यूज कर लिया है और जो अदर बचा है, अदर क्या है? जिसको मैंने प्योरली केप्ट एज अमानत ही रखा हुआ है और अपने बिजनेस में यूज, ये मैंने सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा है 20 मिलियन। चलें, ये नोट करें। फिर आज हमारा बैलेंस शीट का आखिरी डिस्क्लोजर है।
फिर हम अब स्टेटमेंट देने लगे कि बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स भी खत्म हो गए। जी ये ना आप एग्रीमेंट में लिख के लगाएं कि इंटरेस्ट फ्री है, कि मैंने तुम्हें इंटरेस्ट नहीं देना, और अगर आप इंटरेस्ट उनको देना चाहें तो इसको दे भी सकते हैं। यही लिखा हुआ है अभी डिस्क्लोजर में। अच्छा, अब इसके डिस्क्लोजर क्या देने हैं ये पढ़ते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? ₹50 million। फॉलोइंग शेल बी डिस बाइफरकेट करें ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव कितनी है? एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, ब्रैकेट में ले इस बात को, बाइफरकेट करें। अब हाईलाइट करें बाइफरकेट इनटू, किस किस में बाइफरकेट करें बताएं जी। इनटू अमाउंट्स यूज्ड फॉर कंपनी कितना? 30 एंड अदर्स। अदर्स क्या क्या मतलब है? नॉट यूज्ड इन बिजनेस। तो इसको बाइफरकेशन दें, अलग अलग बताएं। पहला डिस्क्लोजर क्या है? बाइफरकेट। पहला डिस्क्लोजर क्या है? बाइफरकेट, अलग अलग करें। अच्छा, अगली बात है 30 के बारे में और 20 के बारे में। 30 के बारे में क्या बताना है, 20 के बारे में। अमाउंट यूज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट। टोटल अमाउंट कितनी थी इसमें, यूज कितनी की? अमाउंट यूज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट। आप अब इधर लफ्ज लिखें शुड बी, ताकि आपको याद करना आसान हो। अमाउंट यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस फ्रॉम should be in accordance with the requirements of return agreement with dealer। किससे आप इजाजत लें कि मैं ये पैसा इस्तेमाल करने लगा हूं? डीलर से, क्योंकि उसने रखवाया है ना अपना पैसा, पैसा तो उसका डूबेगा फिर। याद करें आप, अमाउंट यूज्ड फॉर बिजनेस, कहां से? फ्रॉम, फॉर बिजनेस फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट, शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट। किससे करें? वो एग्रीमेंट कैसे बनता है उसकी टर्म्स हमारे कंपनी लॉ के सेक्शन 217 में लिखी हुई है। वो एग्रीमेंट बनाना बहुत टेक्निकल है, उसमें बहुत सी शराइत होती हैं। उसकी शराइत जाके कहां पढ़ लें? कंपनीज एक्ट के 2007, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 217 में। एंड अमाउंट केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, इसकी भी गाइडेंस सेक्शन 217 में दी हुई है कि इसको कैसे रखना है। इसकी भी गाइडेंस सेक्शन 217 में दी हुई है। आप बता दें जी क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। बाइफरकेशन, क्या बाइफरकेशन? ऑफ अमाउंट्स यूटिलाइज्ड फॉर कंपनी बिजनेस एंड फॉर अदर पर्पस। और उसके बाद amount utilized for purpose of should be in accordance with the and amount kept in separate bank account को भी डिस्क्लोज करें। अच्छा, ये जो इसने लिखा है ना फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड, मतलब कि हमने तो उसको गाड़ियां फिर दे दी है ना आगे, और फिर आगे उसने जो है वो गाड़ियां बेचनी है। तो बाय अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड, फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड का मतलब लिख लें,
हमने गाड़ियां देनी है उसको, आगे वो बेचेगा। तो ये ऐसे एक बीच में बात लिखी हुई है, फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड। सिक्योरिटी इसलिए ली है कि हमने उसको गाड़ियां देनी है, वो आगे फिर उनको बेचेगा। नहीं नहीं, टोटल जो अलग जो बिजनेस में यूज करनी शुरू कर दी है। ओके, लास्ट, contingencies and commitments. In describing legal proceedings under any court, नंबर 1 लिखें कोर्ट। कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, ये तो IAS 87 आपने पढ़ा हुआ है, ये तो डिस्क्लोजर आसान से। कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, एजेंसी में, नंबर 2 नैब वगैरह, गवर्नमेंट अथॉरिटी, नंबर 3 वेदर लोकल और फॉरेन। अब डिस्क्लोजर्स क्या देने हैं, नंबर 1 हाईलाइट करें। डिस्क्लोजर देने किसके हैं, लीगल प्रोसीडिंग के। डिस्क्लोजर देने किसके हैं, नंबर 1 नेम ऑफ कोर्ट, एजेंसी और अथॉरिटी। तो नंबर 1 नेम, किस कोर्ट में केस चल रहा है। द डेट इंस्टीट्यूटेड, किस दिन केस शुरू हुआ, नंबर 2 लिखें डेट, लिख रहे हैं नंबर 1 2, चलें लिखें। नेम के ऊपर लिखें नंबर 1 और डेट इंस्टीट्यूटेड के ऊपर नंबर 2। प्रिंसिपल पार्टीज आप और वो होंगे ना, जो भी है। नंबर 3 अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेसिस, वहां लिखा हुआ था नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, वहां नेचर ऑफ इवेंट लिखो। नेचर ऑफ इवेंट की जगह इसने क्या लिखा, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड द रिलीफ सॉट, और जज का क्या फैसला आया। तो कितने डिस्क्लोजर हो गए, याद करें। नंबर 1 नेम ऑफ कोर्ट, एजेंसी और अथॉरिटी, एक डिस्क्लोजर हो गया। नंबर 2 डेट, नंबर 3 पार्टीज, नंबर 4 एंड नंबर 5। अच्छा, इसको इस तरह नहीं आप लोगों ने याद करना कि घर बैठ के रट्टा मार रहे हो। मिसाल के तौर पे आपकी दोस्त से लड़ाई हो गई, तो अम्मी ने कहा कहाँ गए थे, अम्मी वो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के पास गया था एज अ कोर्ट। मैंने कहा उसको कोर्ट बना लेते हैं। अच्छा, किस दिन ये मामला हुआ था, अम्मी 4 तारीख को हुआ था। पार्टीज कौन सी थी, अम्मी मैं और वो जिसको मैंने कुट लगाई थी। क्या हुआ था, अम्मी राज्य के कुट लगाई थी। रिलीफ सॉर्ट के, रिलीफ क्या मिलना था, मुझे कुछ भी नहीं मिला, उल्टा मुझे पेंटी पड़ गई। तो ये वही बातें जो नॉर्मली हम करते हैं। अच्छा, अब हेडिंग बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, असल कहानी कुछ और है, वो हम लिखने लगे हैं सारे लोग पेज 169 पर। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। हेडिंग कुछ और है, प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इससे ज्यादा हो रहा है। कॉन्टिंजेंसीज, कॉन्टिंजेंसीज में प्रैक्टिकली लोग शो कर रहे हैं 2 चीजें। नंबर 1 यही वाला लफ्ज लिख लें जो इधर लिखा हुआ है, लीगल प्रोसीडिंग्स। कॉन्टिंजेंसीज में क्या शो करें, लीगल प्रोसीडिंग्स और गारंटीज गिवन। गारंटीज गिवन का मतलब लिखें, हमारी सब्सिडरी या एम्प्लॉयज ने बैंक से लोन लिया, हमने उसकी गारंटी दे दी। ये जो पास पेपर क्वेश्चन 2 में हुआ था ना, पास पेपर क्वेश्चन 2 में हमारी सब्सिडरी या हमारे एम्प्लॉय ने बैंक से लोन लिया और हमने उसकी गारंटी दे दी। कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स टू बाय, जिसको आप कहते नहीं मंगनी हो गई है। तो अगर आपने एसेट खरीदने का वादा कर लिया है
कमिटमेंट्स टू बाय, कमिट हो गया ना, कमिटमेंट टू बाय स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर स्टॉक। लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट के केस में होता है ना, फॉर स्टॉक, या लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर फिक्स्ड एसेट। कभी आपने सुने एलसी खुलवा ली है, किस टॉपिक में? थर्ड क्लास में, 12th क्लास तो लिखें, बाहर के मुल्क से या पाकिस्तान से कोई एसेट वगैरह खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया, इसका उर्दू में मतलब लिखें, बाहर के, एलसी तो बाहर में खुलती हैं लेकिन वैसे तो सारा ही होता है, बाहर के मुल्क से या पाकिस्तान से कोई एसेट वगैरह खरीदने का वादा कर लिया, बोले इट इज कॉल्ड एज कमिटमेंट, इट इज कॉल्ड एज कमिटमेंट। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि पहले इसी सफ़े पे पढ़ लेते हैं कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। आज के नोट्स में लिखा होगा एग्जाम्पल 27 एंड 28। कमिटमेंट्स बताएं किस तरह डिस्क्लोज होंगी, बोलें। लेटर ऑफ या बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन आर नील, हमने स्टॉक खरीदने की कोई कमिटमेंट नहीं की, बट लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर आर 4.44 मिलियन। लेकिन पिछले साल हमने स्टॉक 68 मिलियन के खरीदने का वादा किया हुआ था और पिछले साल 131 मिलियन के एसेट्स खरीदने के वादे किए हुए थे। आपको क्या लगा, ये कॉन्टिंजेंसी है या कमिटमेंट है? कमिटमेंट है। हालांकि कंपनी लॉ में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई थी, लेकिन ये बातें इंप्लाइड हैं, दुनिया में चल रही है। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? कंपनी लॉ वाला बेचारा कंटिजेंसी एंड कमिटमेंट लिख गया, नीचे सिर्फ कंटिजेंसी को बताया, उसमें भी सिर्फ कोर्ट केस को बताया, स्टाफ वाली गारंटीज को बताना भूल गया। ओके, नाउ टॉक अबाउट contingencies. Company is defending a suit for 1,975,900 filed in previous year by an ex-vendor account for damages. Previously the case was pending before civil court. कोर्ट का नाम मिल गया आपको? कोर्ट का नाम मिल गया है, civil court. However, it was held by civil court that damages of 15,000 has been awarded in favor of vendor. In addition, that company is also required to pay the amount parts by vendor which amount to itne along with markup at itne. However, the company has filed an appeal in high court. हम high court तक चले गए हैं against our force at civil court. The management and legal advisor are confident that outcome would be in company's favor, or and no payment in this regard would be required. Hence, no provision for these has been recorded in these financial statements. तो parties कौन सी involve हैं? एक्स वेंडर, लेकिन उसका नाम आना चाहिए था ना, उसका नाम आना चाहिए था। तो मुझे तो ये नहीं मज़े का लगा, आज के नोट्स में हम ये नहीं डालेंगे। एग्जाम्पल 28 तो डाल देंगे, ये वाला देखें, इसमें शायद ये सारी बातें आ रही हों। आज के नोट्स में लिखा होगा बॉक्स एट एंड ऑफ पेज 168, क्लेम्स सब्जेक्ट टू लीगल प्रोसीडिंग्स। ये असल में क्या है? कॉन्टिंजेंसीज। ये भी कॉन्टिंजेंसीज हैं, इस तरह करें इसको, ये ज़रा ज़्यादा अच्छा होगा। नोट इसको डालें कॉन्टिंजेंसीज, और नंबर 1 और नंबर 2। आप बताएं कॉन्टिंजेंसीज कौन सी हैं? एक हमने हाईलाइट करें, क्या दी हुई है? गारंटीज दी हुई हैं। और एक हमारी क्या चल रही हैं?
लीगल प्रोसीडिंग, इसलिए हमने लीगल प्रोसीडिंग और गारंटीज का नाम क्या रख दिया, कॉन्टिंजेंसीज। बताए मैंने आज क्या बताया, कॉन्टिंजेंसीज में क्या क्या आता है, लीगल प्रोसीडिंग्स और जो हमने गारंटीज दी हो स्टाफ के लोन की। तो आज के नोट्स में लिखा होगा पेज 168 पर हमने बॉक्स जो दिखाया उसमें कॉन्टिंजेंसीज की एग्जांपल आपको दी है और एग्जांपल 28 में हमने कमिटमेंट्स की एग्जांपल दी है, और ये भी हम काट देंगे। एग्जांपल 28 में हमने आपको किसकी एग्जांपल दी है, कमिटमेंट की। तो बस ये एग्जांपल 28 टिक कर लें और उसके बाद टिक कर लें ये कॉर्पोरेट गारंटीज एंड क्लेम सब्जेक्ट टू लीगल प्रोसीडिंग्स। पढ़ें जी। नेम ऑफ कोर्ट बताएं क्या है, एपलेट ट्रिब्यूनल। पार्टीज बताएं कौन सी हैं, हमारा ग्रुप है और फेडरल बोर्ड ऑफ। किस दिन केस शुरू हुआ है, मतलब ये नहीं कि इस तरह डब्बे में डालना है। अगर आप ये चारों लाइनें नीचे डाल देंगे और आगे अंग्रेजी लिख देंगे या पूरा पैरा बना के लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, बट हमने तो डिस्क्लोज ही करना है। और ये क्या आ गया, केस की फैक्चुअल बेसिस। अब सारे डिस्क्लोजर कवर हो गए। द ग्रुप हैज रिसीव डिमांड फॉर 2006 एंड 7 फ्रॉम टैक्सेशन अथॉरिटी। 2006 और 7 का हमसे टैक्स डिमांड की है, एग्रीगेटिंग टू रुपीज इतने, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स शॉर्ट विदहेल्ड ऑन इंसेंटिव्स पेड टू डीलर्स। हमने डीलर्स को कोई इंसेंटिव दिए थे, पैसे दिए थे, उन पे टैक्स काटना था, हमने नहीं काटा। एज पर द टैक्सेशन अथॉरिटी दीज पेमेंट्स वर इन द नेचर ऑफ प्राइसेस ऑन सेल्स प्रमोशन टू डीलर्स। मतलब उनकी ये है, लेकिन आगे हमारा क्या राय है वो उसने नहीं बताई। तो जो भी डाटा दिया होगा उसको एज इट इज लिख दिया करेंगे। कॉर्पोरेट गारंटीज ढूंढने के हैं। द ग्रुप हैज इशूड अ कॉर्पोरेट गारंटी अमाउंटिंग टू इतने इन फेवर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी डेयरी क्वीन लिमिटेड इन कनेक्शन विद द लोन। फाइनेंसिंग का मतलब क्या लिखें, लोन अरेंजमेंट्स, लोन अरेंजमेंट्स। तो रहने दो, लोन अरेंजमेंट्स। द फाइनेंसिंग फैसिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बाय जून 15। तो जून 15 तक वो इंशाल्लाह लोन वापस कर देगा अकॉर्डिंगली। एंड द गारंटीज इशूड बाय ग्रुप विल बी रिलीज्ड बाय, और फिर हमारी गारंटी भी खत्म हो जाएगी क्योंकि वो लोन वापस कर देगा। इस तरह की एडजस्टमेंट कहाँ की थी, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन वहां सब्सिडरी थी या एम्प्लॉयज ने लोन लिया हुआ था, एम्प्लॉयज ने लोन लिया हुआ था। अच्छा, अब आज के जो नोट्स होंगे उसमें हेडिंग दी होगी कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, और उसमें नंबर 1 पे लिखा होगा कि हमने इधर देखें, हमने ये 4 लाइनें पढ़ी, फिर लिखा होगा फिर हमने लिखेंगे कि ये डायग्राम अटैच करेंगे, ये लिखा होगा, और फिर लिखा होगा कि हमने ये वाला डब्बा किया और ये वाला डब्बा किया। और एक छोटी सी बात आज के नोट्स में और भी होगी, वो हम एक स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे। ये अब हम बिग पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं कि हमने स्क्रीनशॉट क्या अटैच करना है। स्क्रीनशॉट जो हम आज की क्लास में अटैच करेंगे वो ये होगा, ये कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स कहां आती हैं, ये कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स कहां आती हैं। ये कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स मैंने आपको बताया था आती हैं, अल्लाह आपका भला करे, उधर क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटीज के नीचे, करंट लायबिलिटीज के नीचे ये देखें, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, कॉन्टिंजेंसीज एंड, ये कितने लोगों को याद है, मैंने पास पेपर के एक सवाल में डाला था। इधर आगे नोट डला हुआ है 17, और जगह खाली होती है यहां, क्योंकि ये अगर प्रोविजन हो तो वो तो लायबिलिटीज में चली जाती है। तो ये कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स IS 37 का लफ्ज नहीं है, ये कॉन्टिंजेंसी एंड कमिटमेंट्स किसका लफ्ज है, ये कॉन्टिंजेंसी कमिटमेंट किसका लफ्ज है, कंपनी लॉ का, कंपनी लॉ का। हमने क्या खोली हुई है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इधर आ रहे हैं एसेट्स, करंट, और जहां आ रहे हैं, अब बोल्ड में देखें इन्होंने क्या क्या बोल्ड किया हुआ है, एसेट्स को बोल्ड किया हुआ है, फिर आगे हम बोल्ड की बजाय अंडरलाइन कर देते होते हैं, उसके बाद किससे बोल्ड किया हुआ है, उसके बाद बस टोटल आ गया। लेकिन इधर आए, इधर किससे बोल्ड किया हुआ है, इक्विटी एंड, और कैपिटल में क्या डाला हुआ है, कैपिटल एंड रिजर्व्स। ये भी अच्छी हेडिंग है वैसे, इक्विटी की बजाय, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख के नीचे कैपिटल एंड रिजर्व्स, उसके बाद नॉन करंट, उसके बाद, तो इधर आ रहा है नोट कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। अब हम कौन सा नोट देखने जा रहे हैं, 17।
हमें क्या पता चलेगा? 3 बातें। नंबर 1, इन्होंने कोई स्टाफ के लोन की गारंटीज दी हुई है या नहीं, इनके खिलाफ कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, और तीसरी चीज हमें क्या पता चलेगी कि इन्होंने कोई स्टॉक या फिक्स एसेट खरीदने का वादा किया हुआ या नहीं। अगर खरीद लिया तो वो यहां आ रहा होगा, और अगर खरीदने का वादा किया हुआ है तो वो नोट में आ रहा होगा। कौन सा नोट है? 70, तो बताना था ना आप लोगों ने। कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। तो हम ये जो है ना इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे, कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। ये तो नोट नंबर 18 है ना, ये तो नोट नंबर 18 है। कॉन्टिंजेंसीज अदर देन दोज डिस्क्लोज्ड एल्सवेयर, इसका मतलब है कहीं और भी कॉन्टिंजेंसीज आ रही होंगी। कहता है वो उधर ही है। क्लेम्स अगेंस्ट कंपनीज बाय एक्स एम्प्लॉइज नॉट एक्नॉलेज्ड डेट अमाउंटिंग टू रुपीज, ये क्लेम्स अगेंस्ट कंपनीज बाय एक्स एम्प्लॉइज। स्टैंड बाय, ये भी छोड़ दें, इसको आसान वाला को मैं डालूंगा। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट्स इशूड बाय हबीब बैंक लिमिटेड, इसको भी छोड़ें। कमिटमेंट्स में आए लेटर ऑफ क्रेडिट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लेटर ऑफ क्रेडिट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी स्टॉक वाले के साथ बताएं हम क्या लिखते होते हैं? स्टॉक वाले के साथ हम अदर लिखते होते हैं, या स्टॉक वाले के साथ हम स्टॉक लिखते होते हैं? हाँ, स्टॉक वाले के साथ हम क्या लिखते हैं, जल्दी बताएं? अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अच्छा जी, कोलगेट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें मिलना चाहिए कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। नोट नंबर 26, नोट नंबर 26। नोट नंबर 26, contingencies and company received a letter from director input output revenue, ये वो FBR वाले, ये contingencies हैं। commitments in respect of capital expenditure and inventory amounted to rupees इतने and इतने, और आउटस्टैंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट अमाउंट टू इतने, आउटस्टैंडिंग ड्यूटीज लेविएबल ऑन क्लियरिंग ऑफ स्टॉक छोड़े, पोस्ट डेटेड चेक इशूड टू कलेक्टर छोड़ें। तो बस आउटस्टैंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट्स। मेरे ख्याल से तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ, वैसे मेरे ख्याल में इसके स्क्रीनशॉट अटैच करने की जरूरत नहीं, आपको बिग पिक्चर पता चल गई। अब हर कंपनी की अपनी कहानी है, वो तो नहीं हम आपको समझा सकते कि उनका केस क्या चल रहा है और क्या है। हमें तो अगर खुदा ना खास्ता कोई टेक्निकल लैंग्वेज आई भी तो हमने तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करनी होगी। तो मेरे ख्याल से फिर आपको स्क्रीनशॉट अटैच करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एनफ जो हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, कॉन्टिंजेंसीज और कमिटमेंट्स का नोट। लेकिन बताएं ये लिंक कहां से होगा और इसकी हेडिंग क्या होगी? जल्दी बताएं, लिंक कहां से होगा और इसकी हेडिंग क्या होगी? ये लिंक होगा करंट लायबिलिटीज के नीचे से, और इसकी हेडिंग होगी कॉन्टिंजेंसीज। अलग हेडिंग होगी ये, जहां जैसे मैंने ये दी, और एक हेडिंग होगी कमिटमेंट्स। तो ये दो हेडिंग होंगी, कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। तो इसका नाम होगा नोट कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। बनाओ जी दूसरा पार्ट।